So good morning everyone. So here we are going to start thermodynamics जो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका था. थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है. द मीनिंग ऑफ थर्मो इज हीट एंड द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स इज मोशन. ये थर्मोडायनेमिक्स के वर्ड बाय वर्ड के मीनिंग हैं. अब मान लो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे. ये हो जाएगा ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री branch of physical chemistry which deals with interconversion of various form of energy is known as thermodynamics. यानी थर्मोडायनेमिक्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ब्रांच में आता है विच डील्स विथ इंटर कन्वर्सन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब इस थर्मोडायनेमिक्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. पहला है पार्ट 1, दूसरा है पार्ट 2 एंड तीसरा है पार्ट 3. हम 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई करते हैं. पार्ट 1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. पार्ट 2 को हम लोग बोलते हैं सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और पार्ट 3 को हम बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री. तो ये 3 तरह का हमें थर्मोडायनेमिक्स में इस 3 पार्ट में क्लासिफाई करना है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. अब पार्ट 1 में आपको किस किस पैरामीटर्स के बारे में फोकस करना है. वो रहेगा Q मतलब हीट, W मतलब वर्क डन, U मतलब इंटरनल एनर्जी और H मतलब एंथैल्पी. Q मतलब हीट, W मतलब वर्क डन, U मतलब इंटरनल एनर्जी एंड H मतलब एंथैल्पी. सेकेंड लॉ में बात करते हैं G का मतलब गिब्स एनर्जी, S का मतलब एंट्रोपी. और थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या बात करेंगे. थर्मोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस. हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस. ये हम बात करेंगे किस में, थर्मोकेमिस्ट्री में. तो ये 3 तरह से हम बात करेंगे. क्लियर. चलिए नेक्स्ट जा रहे हैं हम बात करने कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स.
What is the scope of thermodynamics? पहला पॉइंट है कि whether a given process is feasible, whether a given process is feasible or not under given condition. Whether a given process is feasible or not under given condition. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of feasible? Feasible का मतलब है रिएक्टिव, मतलब कि जो भी आपको प्रोसेस दिया है क्या वो किसी भी गिवन कंडीशन पर रिएक्टिव है कि नहीं, ये कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। सेकेंड पॉइंट है कि इफ द process is feasible, what kind of energy changes are involved in the process? सेकेंड पॉइंट ये कहना है कि अगर आपका प्रोसेस फिजिबल है, रिएक्टिव है, तो कौन कौन से एनर्जी चेंज हो रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और थर्ड अगर हम बात करें तो it gives idea about the extent of reaction. It gives idea about extent of reaction and equilibrium concentration of various species involved in the reaction. मतलब ये देते हैं आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन हमारा कितना दूर तक जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों इक्वल कंडीशन में है, मतलब अमाउंट में, टेम्परेचर में, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो ये तीन तरह के स्कोप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इनके लिमिटेशंस क्या होते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि इट डज नॉट गिव एनी आइडिया
about, it does not give any idea about rate of reaction. It does not give any idea about rate of reaction, that is time required, for completion of reaction, that is time required for completion of reaction. ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि कौन सा रिएक्शन कितने समय में ख़त्म होगा, कितने टाइम में ख़त्म होगा। इसका आइडिया थर्मोडायनामिक्स ने नहीं दिया था। सेकंड कि थर्मोडायनामिक्स इट इज एप्लीकेबल, it is applicable only for macroscopic system. It is applicable only for macroscopic system. मतलब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये बिगर पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स related to thermodynamics. What are the basic terms which are related to thermodynamics? नंबर 1, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under thermodynamics ऑब्जर्वेशन। मतलब जहाँ पर थर्मोडायनामिक्स ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, केवल उसी पार्ट ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो दूसरा बात ये है कि हम सराउंडिंग किसको बोलेंगे, दूसरा पार्ट है कि हम सराउंडिंग किसको बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स को। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। अगर दोनों को हम जोड़ दे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बाउंड्री।
हम बाउंड्री किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री? तो हम क्या बोलेंगे कि द जोन which separate the zone which separates system and surrounding the zone which separates system and surrounding is known as boundary जो जोन सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसी को हम बोलते हैं बाउंड्री। जैसे मान लो अगर ये आपका एक यूनिवर्स है, अगर इसको हम बोलते हैं सिस्टम और इसको अगर हम बोलते हैं सराउंडिंग, तो जो इन दोनों को सेपरेट करे उसे क्या बोलते हैं? बाउंड्री। नेक्स्ट, exchange of energy and matter, exchange of energy and matter between system and surrounding, between system and surrounding, exchange of energy and matter between system and surrounding occurs through boundary, occurs through boundary। जो भी एनर्जी या सिस्टम मैटर एक्सचेंज होता है सिस्टम या सराउंडिंग में, वो बाउंड्री के थ्रू ही होता है। इट इज़ थ्रू बाउंड्री ओनली। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अलग अलग बाउंड्रीज के बारे में। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। सबसे पहला अगर हम बात करें, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। सबसे पहला अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रियल बाउंड्री। व्हाट इज रियल बाउंड्री? तो रियल बाउंड्री क्या होता है कि देयर इज क्लियर सेपरेशन, देयर इज क्लियर सेपरेशन बिटवीन system and surrounding, between system and surrounding। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका एक स्कूल है और ये आपका एक क्लासरूम है, तो आपको दिख रहा है ना, एक क्लासरूम का एरिया केवल इतना ही है और बाकी जो एरिया बच गया ये क्या है? स्कूल का एरिया है। तो आप क्या देख रहे हो कि क्लासरूम और स्कूल के एरिया में जो बाउंड्री है वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? रियल बाउंड्री।
अब बात आता है कि बेटा इमेजिनरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं। व्हाट इज़ योर इमेजिनरी बाउंड्री। व्हाट इज़ योर इमेजिनरी बाउंड्री। मैं इमेजिनरी बाउंड्री को क्या बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अगर एक ग्लास है। अब ये जो ग्लास है ये कांच का ग्लास है, शीशे का ग्लास है, और इसमें आपने एकदम प्योर वाटर डाल दिया है। अब ग्लास भी ट्रांसपेरेंट, वाटर भी है ट्रांसपेरेंट, जिसके कारण क्या होता है कि ग्लास के लेयर और वाटर को लेयर को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। जैसे आप घर में क्या करना, एक ग्लास ले लो, उसमें आप पानी डाल दो, एकदम प्योर वाटर, और जब आप ऊपर से जब आप व्यू करोगे ना तो एकदम ये ग्लास का बॉटम लेयर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर और ग्लास दोनों इतना ना क्लियर विज़न है कि आपको ट्रांसपेरेंट बाउंड्री नहीं दिखेगा, आपको बाउंड्री दिखेगा ही नहीं। लेकिन बाउंड्री तो है, अगर बाउंड्री नहीं रहता तो वाटर ग्लास से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इतना ना ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है जो आपको समझ में नहीं आएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी बाउंड्री। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इमेजिनरी बाउंड्री आर those boundary, imaginary boundary are those boundary which has no clear separation, between system and surrounding। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई भी क्लियर सेपरेशन नहीं है। नेक्स्ट तरह का जो बाउंड्री होता है वो हमारा होता है रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री, ये हमारा नेक्स्ट तरह का बाउंड्री होता है, रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिजिड बाउंड्री के बारे में। हम बात करते हैं रिजिड बाउंड्री के बारे में। अब रिजिड क्या होता है बेटा, ये होता है फिक्स, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग ने अपना थर्मो फ्लास्क का देखा होगा, वाटर का बॉटल जो स्टील या मिल्टन के आते हैं, वो नाइदर एक्सपेंशन करते हैं नॉर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो उस तरह के बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, रिजिड बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो हम क्या बोल सकते हैं रिजिड बाउंड्री को कि ये बाउंड्री a boundary in which neither expansion nor compression takes place। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। तो जब ये एक्सपेंशन भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट,
क्योंकि नाइदर एक्सपेंशन हो रहा है नॉर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी जो वॉल्यूम होगा इन केस ऑफ रिजिड बाउंड्री वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्हाट इज नॉन रिजिड बाउंड्री, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिजिड बाउंड्री, तो क्या होगा, ए बाउंड्री इन विच a boundary in which expansion as well as compression takes place। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड बाउंड्री। मतलब जब बाउंड्री इसका डिफाइंड नहीं है, कभी एक्सपेंशन कभी कॉम्प्रेशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, फीलिंग ऑफ एयर इन बैलून, फीलिंग ऑफ एयर इन बैलून को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिजिड बाउंड्री। यानी इसको हम एक और बोल सकते हैं कि जब नॉन रिजिड में बाउंड्री फिक्स नहीं है, यानी इसको हम फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन रिजिड बाउंड्री में ये तो एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन दोनों हो सकता है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड में कुछ नहीं होगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्लेक्सिबल बाउंड्री। क्लियर है, चलिए।